मेरे सभी मित्रों को नमस्कार और मेरे जितने भी सभी भाई हैं उन सभी को भी नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भी नवोदय से संबंधित भर्ती आई है और उसमें भी इलेक्ट्रिशियन से भर्ती आई है और इससे पिछली क्लास में हम ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 कर चुके हैं और आज हम ट्रांसफार्मर का पार्ट 2 करेंगे। बीच में एक क्लास हमने गैप कर चुके थे, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास दे दें और कल मेरी छुट्टी है तो कल जब छुट्टी के दिन में पूरा स्पेशल करते हैं छुट्टी वाले दिन और 3-4 क्लास देके और ट्रांसफार्मर को कोशिश करेंगे कल समाप्त कर दो। ठीक है मेरे प्रिय मित्रों, मैंने पिछली क्लास में आपको ट्रांसफार्मर समझाया था, कुछ उसमें विशेष बातें बताई थी जो आपने याद किया होगा। हम उससे अब आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ मेन ट्रांसफार्मर में कुछ मेन बातें हैं जो हमें करना बहुत अति आवश्यक है। ठीक है, पिछली क्लास में कुछ क्वालिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन हम धीरे धीरे करके सब क्वालिटियों को भी सुधार रहे हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। और आपसे भी हम यही चाहेंगे कि आप पढ़ें, जो जिस प्रकार की सुविधा मिल रही है उस सुविधाओं में पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जहाँ कहीं से भी मिल सकती है, किसी भी जगह से मिल सकती है। अच्छी जगह, अच्छी देख दिखावट बनावट सब जगह से नहीं मिलती। आप जहाँ से पढ़ेंगे अच्छी पढ़ेंगे। अब हम आगे बात ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों, हमको ITI इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती जो आपने देखा हो मध्य प्रदेश के 1 या 2 दिन पुराने समाचार पत्र में ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी, जो शायद 2 से 3 महीने में आने वाली है। मेरे सभी विद्यार्थियों, खासकर MP वालों, मध्य प्रदेश वालों, जागरूक होइए और इस तैयारी के लिए आगे बढ़िए। हम क्लास लेते हैं, छोटी छोटी क्लास लेंगे लेकिन अच्छा लेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले एक पॉइंट बताते हैं आपको, उसको आप नोटिस करिए कि परिणाम मित्र जो रहता है अपना, परिणाम मित्र या जो ट्रांसफार्मर रहता है उसकी रेटिंग किस में मापते हैं, उसकी रेटिंग किस में मापते हैं। एक पॉइंट तो लिख लीजिए आप, KVA। ठीक है, बहुतों को इसका पूरा नाम याद नहीं होगा तो हम बता देते हैं। K मतलब क्या होता है, किलो, B मतलब होता है वोल्ट और A मतलब होता है एम्पियर। ठीक है, एक पॉइंट तो आपका ये कर लीजिए। दूसरा पॉइंट आता है कि परिणाम मित्र किस सिद्धांत पे काम करता है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम पर कार्य करता है। एक नियम और लिख लीजिए जिसपे ये कार्य करता है, लाइट जा चुकी है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पर? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, इसका ही दूसरा नाम होता है सह प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, इसका ही तीसरा नाम होता है पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर। इंग्लिश में अगर इसे बोलते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टर के सिद्धांत पर। ठीक है, आप इन सबको नोटिस कर लीजिए। फिर आज की क्लास में हम 3 प्रमुख बातों के बारे में बात करेंगे। 3 प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं? एक तो आज हम ट्रांसफार्मर का EMF के बारे में जानेंगे कि EMF कैसे जनरेट होता है। दूसरा, हम ट्रांसफार्मर रेशो के बारे में जानेंगे, उन दोनों से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तीसरा कि ट्रांसफार्मर DC पर क्यों कार्य नहीं करता। आज की क्लास में हम ये 3 चीजें जानेंगे। आप इनको उतार लीजिए। परिणामित की रेटिंग मैंने आपको बता दी। परिणामित अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, सह प्रेरण के सिद्धांत पर, पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर और म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर। और एक और लिख लीजिए जो सबसे टफ है, क्या है? स्तर विद्युत वाहक बल के सिद्धांत, उतार लीजिए। ठीक है, एक और सिद्धांत होता है जो लगती, जो एक ही कुंडली में लगता है, उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन आप अभी ये उतार लीजिए। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको आगे बताना चालू कर देता हूं। देखो, आज हम पहला पॉइंट हम किस पे आते हैं? पहले हम आते हैं कि ट्रांसफार्मर या फिर परिणामित ट्रांसफार्मर या परिणामित किन किन चीजों पर निर्भर करता है, उसका EMF किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का परिणामित मुख्यतः 3 चीजों पर निर्भर करता है। कैसे? देखो, पहली चीज कौन सी है ट्रांसफार्मर की जिस पर निर्भर करता है? चुंबकीय फ्लक्स।
किस पर निर्भर करता है? ईएमएफ ट्रांसफार्मर का ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ या फिर विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र पर। ठीक है, ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं? पाई से। ठीक है, दूसरा पॉइंट किस पे निर्भर करता है? आवर्ती पर निर्भर करता है। परिणामित का ईएमएफ आवर्ती मतलब एफ पर निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट किस पर निर्भर करता है? चक्रों की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है? चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? एन से। ठीक है, बस इन तीन चीजों पर ट्रांसफार्मर का ईएमएफ निर्भर करता है मेरे भाइयों। अब इनको शुद्ध भाषा में कैसे लिख सकते हैं? ईएमएफ को ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ई बराबर चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा आवर्ती पर निर्भर करता है। ठीक है, इनटू चक्रों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये अपना ईएमएफ की फर्स्ट इक्वेशन ऐसा भी देकर पेपर में पूछा जा सकता है। कैसा? ई बराबर मतलब ईएमएफ बराबर पाई एफ एन, ऐसा भी देकर पेपर में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद इसकी दो इक्वेशन और इस ईएमएफ की आएंगी जो मैं आपको नोट कराता हूं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, आप पहले इतना उतार लीजिए, ये इक्वेशन निकाल लीजिए। ई बराबर पाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स, एफ बराबर आवर्ती, एन बराबर चक्रों की संख्या। ट्रांसफार्मर कभी भी आवर्ती को नहीं बदलता है। ठीक है, इसको मैं आप नोट करिए। ठीक है, उस करके नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हम क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, मेन पॉइंट ही समझाएंगे जो पेपर के हिसाब से जरूरी है। ठीक है, ठीक है, एक स्टेप अपनी क्या बनी? ये बनी। इसको अपन ऊपर नोट कर देते हैं। ठीक है, ई बराबर पाई एफ एन। ठीक है, अब इसको मैं नीचे डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब इससे हमको अगली ईएमएफ की इक्वेशन बनानी है। अगली ईएमएफ की इक्वेशन कैसे बनानी है मैं आपको सीधा याद करा देता हूं। ई पाई एफ एन। ठीक है, अगले स्टेप में अपन को क्या लेना है? ई के साथ लेना है एवरेज। एवरेज के साथ यहाँ क्या लिख देंगे? मात्र 4, मात्र अकेला अपन को 4 लगाना है। इसके बाद ऐसा का ऐसा ही उतार देना। ठीक है, ये एफ और ये एन, ये दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी। इसमें क्या करा अपन ने? ई पाई एफ एन, ये तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। अगले स्टेप में मैंने ई एवरेज करा, एवरेज के बाद 4 पाई एफ एन। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा कैसे हुआ। देखो मैं आपको समझाता हूं, ये 4 कैसे आया, अपन ने यहाँ पर 4 क्यों लगाया। ये देखें, ये अपनी क्या रहती है? कौन सी आवृत्ति है ये? कौन सी वेव है ये? एसी। कौन सी वेव है ये? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ पे क्या रहता है अपना? 0, यहाँ क्या रहता है? 90, फिर यहाँ क्या रहता है? 0, फिर यहाँ क्या रहता है? 180। मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में एसी जो धारा है, प्रत्यावर्ती जो धारा है, अपना एक पूरा चक्कर लगाने में 4 राशियों को व्यक्त करती है। 0, 90, फिर 0 और 180, और यहाँ पे आ जाती है 360। तो अपन को 1, 2, 3 और ये 4 राशियां व्यक्त करती है। इसलिए अपन यहाँ पे 4 का इसमें एवरेज के साथ में गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एवरेज बराबर औसत होता है। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? औसत। तो ये औसत क्या है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4, इसलिए अपन ने यहाँ पे एवरेज लिख दिया। अब एवरेज को अपन को क्या करना? आरएमएस लिखना। ठीक है, इतना हो गया। ये दूसरी, इससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ई आर एम एस का सूत्र याद है? नहीं है तो मैं लिखवा रहा हूं। देखिए, आपने फॉर्म फैक्टर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास में आपको फॉर्म फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का सूत्र याद है आपको? किसी को? मैं बताता हूं। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है? आरएमएस मान
बटे औसत मान। क्या होता है? RMS मतलब रूट मीन वैल्यू अपॉन औसत मतलब एवरेज। RMS को अपन क्या बोलते हैं? वर्ग माध्य मूल मान। और औसत को क्या बोलते हैं अपन? औसत ही बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होता है ये RMS अपॉन औसत। ठीक है, हिंदी में मैंने इसका मान क्या बता दिया? वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, औसत मान। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? RMS मतलब ये RMS जब यहाँ से हटेगा, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। जिसने इलेक्ट्रीशियन ITI में पढ़ा हुआ है उसको इतना नॉलेज तो है कि फॉर्म फैक्टर का अगर मान पूछा जाए तो 1.11 होता है। ये 1.11 बराबर RMS अपॉन औसत मान। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये एवरेज मतलब इसको इंग्लिश में मैं क्या लिख सकता हूं? एवरेज मान। तो एवरेज की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है आपको कि एवरेज की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एवरेज बराबर 4πFL। ठीक है, ये आ गया। अब 1 इंटू एवरेज, अपन को RMS बराबर लेना है तो देखो एवरेज का मान क्या दे रखा? 4πFL। समझो इसको, एवरेज को क्या बोलते हैं अपन? औसत ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? औसत ही बोलते हैं। ठीक है, औसत ही बोलते हैं इसको। ठीक है, ये औसत। तो अपन यहां से क्या लेके आएंगे? अगर औसत को इधर लेके आए तो 1 इंटू 1 इंटू औसत मान, यही आता है। आएगा ये समझो आप। तो मेरे क्या आता है? क्या लिखा आता है? ये 1.11 इंटू औसत मान। ठीक है, तब जाके अपने यहां से क्या हट जाएगा? ये RMS हट जाएगा। ठीक है, RMS बराबर 1 इंटू 1 औसत मान। और अपन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? RMS निकाल रहे हैं ना। तो अपन अब RMS की जगह पर ये मान रख सकते हैं 1.11 इंटू औसत मान कितना है? यहाँ से एवरेज का मान कितना है? 4πFN। यही है ना? ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट चलते चलो। पॉइंट बाय इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये आपको समझाने का था बस। इसके बाद इतना हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं? अब अपन आगे क्या कर सकते हैं? देखो आप तो मेरे मैं सही कर लेता हूं, लाइट भी आ गई है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 1.11 से 4 का गुणा कर सकते हैं। 4 का गुणा करेंगे तो 4.44 πFN। ये अपना अगला सूत्र बन गया। बिल्कुल स्टेप देखो, E बराबर πFN, फिर एवरेज करा था औसत। औसत बराबर मैंने, अगर आपको नहीं आ रही इक्वेशन तो याद रख लीजिए 4πFN। फिर इसके आगे बढ़िए, एवरेज को हटा के RMS करिए। RMS बराबर ये 1.11 भी भूल सकते हैं आप। देखो अगली इक्वेशन क्या बनती है, देखो 2 मिनट। ठीक है, थोड़ी साई की प्रॉब्लम थी, सही भरा चुकी है। अब हम क्लास को आगे फिर से स्टार्ट करते हैं जहाँ से क्लास हमारी खत्म हो रही थी। ठीक है, अब आपको इसको क्या समझना है कि इसका गुणा इसमें करना है। तो क्या करना है? इसका गुणा इसमें करना है। सीधी बात यही है ना। देखो कैसे करना है। देखो अब इसका गुणा इसमें करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, आ गया ना। अब इसका गुणा अपन इधर करेंगे। क्या करेंगे? 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4.44 πFN, यही करेंगे।
ई आर एम एस का सूत्र क्या आ गया, ये आ गया। तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब सूत्र तो कभी कभी पूछ लेते हैं, इतना उतार लीजिए आप पहले, ई बराबर 2 पाई एन पहली स्टेप, ई एवरेज बराबर 4 पाई एफ एन। अगली स्टेप पे आइए, एवरेज के बाद आप डायरेक्ट आरएमएस लिखिए। आरएमएस लिख के आप इस स्टेप को भूल जाइए बीच में। किस स्टेप को मैं बता रहा हूं आपको, किस स्टेप को, आप इस स्टेप को बीच में बिल्कुल भूल जाए। ठीक, अगली स्टेप आप इस पे आइए डायरेक्ट, किस पर, ई आर एम एस बराबर 4.44 पाई एफ एन। ठीक है, अब इतना स्टेप हो गया अपना। अब इसको अपन फिर करके आगे बढ़ते हैं। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप ले चल रहा हूं आपको, है ना। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। देखो अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि प्राथमिक वाइंडिंग में, क्या पूछा जाए कि प्राथमिक वाइंडिंग का ईएमएफ अगर आपसे पूछा जाए, प्राथमिक वाइंडिंग का ईएमएफ, तो आप कैसे बता सकते हो, E1 बराबर क्या लिख सकते हो, 4.44, इतना लिखोगे, पाई भी ऐसे लिखोगे, एफ भी ऐसे लिखोगे, बस एन में थोड़ा सा अंतर आएगा, N1 मतलब प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या। एन क्या दर्शा रहा है, प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या, और ये E1 क्या दर्शा रहा है कि प्राथमिक कुंडली का ईएमएफ। ये क्या दर्शा रहा है, E1 क्या लिख लो, E1 बराबर क्या होता है, प्राथमिक कुंडली का ईएमएफ। ठीक है, और N1 क्या दर्शा रहा है अपन को, N1 दर्शा रहा है कि प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या। अगर ऐसा पूछा जाए कि प्राथमिक वाइंडिंग का ईएमएफ, तो E1 बराबर 4.44 पाई एफ और N1 मतलब प्राथमिक चक्रों संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीयक कुंडली में या वाइंडिंग में का ईएमएफ अगर आपसे पूछा जाए मतलब E2, तो आप क्या लिख सकते हो, आप खुद दिमाग से सोच सकते हो, 4 इंटू 4 लिखोगे, इतना पाई लिखोगे, एफ लिखोगे, और यहाँ क्या निकाल दोगे, N2 मतलब E2 बराबर, E2 क्या होता है, द्वितीयक कुंडली का ईएमएफ। E1 क्या होता है, प्राथमिक कुंडली का ईएमएफ। E2 क्या होता है, द्वितीयक कुंडली का ईएमएफ। N1 क्या होता है, प्राथमिक कुंडलियों की चक्रों की संख्या। N2 क्या होता है, द्वितीयक कुंडलियों की चक्रों की संख्या। इसलिए आपसे पूछा कि प्राथमिक वाइंडिंग का ईएमएफ, तो आप ये सूत्र बताएंगे। और आपसे पूछा जाए कि द्वितीयक कुंडली या द्वितीयक वाइंडिंग का ईएमएफ, तो E2 बराबर आप ये सूत्र बताएंगे, 4 इंटू 4 पाई FN2, 4.445 FN1। ठीक है, ये आपका ईएमएफ का समीकरण खत्म हुआ। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हमने क्या पढ़ने बताया था, ट्रांसफॉर्मर रेशो। ठीक है, मुझे याद है अच्छे से। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया ना, फिर पढ़ने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है आपको। देखो ट्रांसफार्मर रेशो, अच्छा ट्रांसफार्मर रेशो पर कैसे आए, देखो ट्रांसफार्मर रेशो पर आते हैं ना, क्या लिखे, ट्रांसफार्मर रेशो, रेशो मतलब समझ रहे हो, अनुपात। ठीक है, ट्रांसफार्मर मतलब परिणाम मित्र का अनुपात। क्या है ये, हिंदी में अगर इसको लिखे तो परिणाम मित्र का अनुपात। ट्रांसफार्मर रेशो या परिणाम मित्र का अनुपात किससे व्यक्त करते हैं, देखो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर का रेशो या ट्रांसफार्मर का जो रहता है अपना अनुपात, इसको व्यक्त किससे करते हैं, सबसे पहले इसको व्यक्त करते हैं कैसे, किससे व्यक्त करते हैं, कैसे। अगर आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर रेशो या ट्रांसफार्मर या परिणाम मित्र का अनुपात किससे व्यक्त करते हैं, तो कैसे व्यक्त करते हैं। अब होता क्या है, इसके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो ये होता है N2 बराबर N1। किसी को समझ में आ रहा है ये क्या लिखा मैंने, N2 बराबर N1, नहीं आ रहा है, और वैसे आना तो चाहिए समझ में, क्यों, क्योंकि मैंने N2 N1 पहले बता दिया कि वो क्या क्या व्यक्त करते हैं। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, N2 को क्या लिखते हैं अपन, द्वितीयक कुंडली में टर्न की संख्या, दिख रहा है सबको इधर। N2 को क्या लिखते हैं, द्वितीयक कुंडली में टर्न की संख्या, और N1 को क्या लिखते हैं अपन, N1 बराबर, इसको लगाया नीचे, क्या लिखते हैं, प्राथमिक कुंडली में टर्न की संख्या। आया समझ में,
अगर ट्रांसफार्मर रेशो या परिणामित्र का जो अनुपात होता है इसे कैसे व्यक्त करते हैं? K बराबर N2 अपॉन N1, मतलब द्वितीय कुंडली में टर्न की संख्या बराबर प्राथमिक कुंडली में टर्न की संख्या। या आप उतार लीजिए। फिर अभी ट्रांसफार्मर रेशो खत्म नहीं हुआ है, और भी इससे इक्वेशन बनेगी, सवाल बनेंगे, ठीक है। तो अपन सवाल के अलग से क्लास चालू करेंगे नाइट टू नाइट। अभी तो आप पहले थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं बात इतना मिटा देता हूं जो आपको वैसे समझाने के लिए लिखा था मैंने, ये ठीक है, ठीक है, ये लीजिए। अब अपना क्या बना, सबसे पहली स्टेप क्या है, ट्रांसफार्मर रेशो की सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, K बराबर N2 अपॉन N1। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था N2 N1 अगर N2 ऊपर आएगा N1 आएगा, अपन ये मानो कि द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या अधिक होगी प्राथमिक कुंडली से। क्या बोल रहा हूं मैं, प्राथमिक कुंडली मतलब N1 से, प्राथमिक कुंडली मतलब N1 से द्वितीय कुंडली मतलब N2 के चक्रों की संख्या अगर अधिक होगी, तो पिछली क्लास में बताया था कि वोल्टेज भी अधिक होगा, मतलब वोल्टेज इसका समानुपाती होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अगर N2 बढ़ा मतलब द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या बढ़ी, तो ईएमएफ भी द्वितीय कुंडली में ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, पिछली क्लास में जब भी हुई थी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, N1 अगर प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या कम है तो द्वितीय, मतलब मैंने क्या बताया था कि द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या, तो द्वितीय कुंडली में ईएमएफ, तो प्राथमिक कुंडली में जो ईएम रहेगा वो भी क्या रहेगा, प्राथमिक कुंडली में जो चक्रों की संख्या रहेगी वो द्वितीय कुंडली में उतना ईएमएफ बनेगा, मतलब N2 अपॉन N1 बराबर E2 अपॉन E1, ठीक है। आईटीआई करने वाले सबको बताएगा जिसने पढ़ाई की होगी, और नहीं भी की होगी तो आप यहाँ से पढ़ें। E2 अपॉन E1 हो गया। अब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा घटती है। ट्रांसफार्मर ओम के नियम का पालन नहीं करता। मैंने क्या बताया था, अगर वोल्टेज गिव अप हो रहा है मतलब वोल्टेज का मान अगर बढ़ रहा है तो धारा का मान घटता है। तो E2 I2 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि वोल्टेज का मान अगर बढ़ रहा है तो करंट का मान कम होगा। तो यहाँ अगर E2 वोल्टेज का मान बढ़ रहा है तो करंट का मान कम होगा, तो करंट क्या करेंगे 1I1, ठीक है। बस यही एक चीज समझने वाली है और यही क्वेश्चन होता है। मैं क्वेश्चन अभी करके बता दूंगा आपको। इसके बाद जब E2 I1 है तो I1 I2, बस ये याद कर लीजिए आप, ये I2 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। ट्रांसफार्मर रेशो को कैसे व्यक्त करते हैं, द्वितीय चक्रों की संख्या बटे प्राथमिक चक्रों की संख्या, द्वितीय ईएमएफ बटे प्राथमिक ईएमएफ। और इसमें बस चेंज है कि प्राथमिक धारा मतलब प्राथमिक कुंडली में जो धारा है, प्राथमिक कुंडली में जो धारा है वो द्वितीय वोल्टेज के बराबर, और द्वितीय कुंडली में जो धारा है, द्वितीय कुंडली में जो धारा है प्राथमिक वोल्टेज के बराबर। देखो मैं अभी इक्वेशन कराऊंगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, ये याद रखना पड़ता है हमको। यहाँ पर भी सेम होता है, बस ये कोष्टक याद रखना पड़ता है, Z2 अपॉन Z1। इसको क्या बोलते हैं, Z को प्रतिबाधा, Z को क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। Z को क्या बोलते हैं अपन, प्रतिबाधा, ठीक है। K बराबर N2 अपॉन N1, E2 अपॉन E1, I1 अपॉन I2 और Z2 अपॉन Z1। आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, बस ये सूत्र याद कर लीजिए आप, ठीक है। ये सूत्र याद कर लीजिए आप, ये सूत्र आपके लिए बहुत मेन है, बहुत मेन है, बहुत मेन। अब मैं 3 स्टेप लिखवा रहा हूँ, इनको सही से आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्या होता है, थ्योरी वैसा पढ़नी तो पड़ेगी। के बड़ा है 1 से एक स्टेप, के छोटा है 1 से एक स्टेप, के बराबर है 1 के, ठीक है। ये 3 स्टेप अपन को याद रखनी है। अब मैं के को ये तो ना लिखाऊं कि के को बोलते हैं पर ट्रांसफार्मर रेशो, ये तो लिखवाने जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद लिख सकते हैं कि के को किससे व्यक्त करते हैं, ट्रांसफार्मर रेशो से, ठीक है ना। इसलिए मैं के डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब देखो के 1 से बड़ा कब होगा, अगर आपको इनमें अगर कंफ्यूजन है दोनों चिन्हों में, तो जिधर खुला है वो बड़ा है, और जिधर पे के वो छोटा, ठीक है। इसकी ट्रिक समझ रहे हो। अब नीचे गए तो खुला किधर की तरफ है, 1 की तरफ, तो
एक बड़ा है के से, के की तरफ क्या है, बंधा है, मतलब के छोटा है किससे, एक से, ठीक है। जब के एक से बड़ा होगा कब होगा, आप खुद बताओ कि के जो है एक से बड़ा कब होगा, जब द्वितीयक लपेटक संख्या बड़ी होगी और प्राथमिक लपेटक संख्या छोटी होगी। देखो कैसे होता है, n टू n1 के ऊपर ये तीनों स्टेप, ये तीनों स्टेप n टू n1 के ऊपर है, ठीक है। मैं आपको इधर दिख रहा है बताता हूँ, देखो n2 बटा n1, n2 आपने क्या माना, 4 मान लिया, n1 आपने क्या माना, 2 मान लिया। अब आपने इसको काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आया आपका 2 बटा 1। जब n2 आपका n से बड़ा हो, जब n2 आपका n से बड़ा हो, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप। अगर हिंदी में बोलूं तो ऊंचाई, क्या बोल सकता हूं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये लो हिंदी में भी लिख देता हूं अगर दिक्कत आ, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कब, जब k बड़ा हो 1 से, और k 1 से कब बड़ा होगा, जब n2 के चक्रों की संख्या ये बड़ी होगी n1 के चक्रों से। कब, ये इधर ये भी लिख देता हूं, कब होगा, जब n2 के चक्रों की संख्या बड़ी होगी n1 के चक्रों से, ठीक है प्रिय भाइयों, आया समझ में। अब आप सेकंड स्टेप भी निकाल सकते हैं कि k छोटा है 1 से। अब k कब छोटा होगा 1 से, यहीं पे जाते हैं, मैं फिर इसकी एक इक्वेशन क्लियर करते हैं यहां से, ठीक है। अब ये देखो ये कब क्या होगा, देखो k बराबर क्या होता है, n2 अपॉन n1, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ कर दूं कि 2 बटा 4, तो क्या है 1 बटा 2 k। तो मुझे बताओ कि जो एक k है 1 से छोटा है कि नहीं है, k जो है 1 से छोटा है कि नहीं है छोटा। तो यहाँ पे अपन स्टेप क्या करें, k जो है 1 से छोटा है। जब k जो 1 से बड़ा होगा तो स्टेप अप मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। जब k 1 से छोटा होता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब अपचय, ठीक है मेरे प्रिय मित्रों। अब तीसरा k बराबर 1 कब होता है, k बराबर 1 कब होता है, जब आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। k बराबर 1 कब होगा, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि द्वितीयक वाइंडिंग में जो लपेटक संख्या है ना भाई साहब, वो प्राथमिक, इसमें स्टेप यहाँ गलत निशान लिख के, इस पे थोड़ा ध्यान दें, इस पे गलत, जिधर खुला वो बड़ा, ये लो ये बड़ा, जिधर मुंह बंद है वो छोटा। अब क्या, जिधर खुला है वो बड़ा, मतलब इसमें n1 मतलब प्राथमिक कुंडली की संख्या अधिक है। जब प्राथमिक कुंडली की संख्या, ऐसा ही पूछ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर रेशियो को बताइए जो उसमें द्वितीय कुंडलियों की संख्या प्राथमिक कुंडलियों की संख्या से बड़ा है, तो k बड़ा रहेगा 1 से, और n2 छोटा है n1 से। जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाएगा, और k बराबर 1 कब होता है, k बराबर 1 कब होगा, देखो k बराबर 1 कब होगा, ये देखो इसको भी समझो, 4 बटा 4 मतलब द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या कितनी है, 4। प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या कितनी है, 4। मतलब द्वितीय कुंडली में जो चक्रों की संख्या है वो ही जब प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या होगी, मतलब दोनों कुंडलियों में जब चक्रों की संख्या होगी तो दोनों कुंडलियों में ईएमएफ भी एक ही बनेगा, सब कुछ एक ही रहता। तो जब ये कटेगा तो क्या बचेगा अपने पास, जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक। तो k बराबर 1, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब द्वितीय कुंडली में चक्रों की संख्या बराबर प्राथमिक कुंडलियों में चक्रों की संख्या होती है, जब द्वितीय कुंडली में ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर प्राथमिक कुंडली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल, जब ये बराबर होता है तो यह ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है मेरे प्रिय भाइयों, इतना समझ में आया। तो k बराबर 1 कौन सा होगा, आदर्श ट्रांसफार्मर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n2 बराबर n1, ये तीनों स्टेप भी आप बताइए, ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको सही से उतार लीजिए। अब हम इसके बाद एक ट्रांसफार्मर रेशो पर एक इक्वेशन कर लेंगे, जिससे क्या रहेगा, आपको ये ट्रांसफार्मर से संबंधित जो ये क्वेश्चन है, जो ये सूत्र है, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार इस सूत्र को ध्यान रखिए,
के मतलब ट्रांसफार्मर रेशो बराबर देखो 2 1 बस एक में करना अपन ने 1 2, सब में 2 1 2 1 2 1, फिर एक में करना है 1 2। कब? जब द्वितीय कुंडली में अगर चक्रों की संख्या अधिक होगी तो उसमें ईएमएफ अधिक होगा, प्राथमिक कुंडली में अगर चक्रों की संख्या कम होगी तो उसमें ईएमएफ कम होगा, और जिधर ईएमएफ अधिक था उधर धारा कम है, और जिधर ईएमएफ कम है उधर धारा अधिक। तो ये उसका फॉर्मूला है, और इसको प्रतिबाधा Z2 / Z1 ये भी बराबर है 2 2 2 1 1 1, बस I1 I2 चेंज करना, ठीक है। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको एक सवाल कराता हूँ, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, है ना। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, 30 मिनट की क्लास हो गई है, ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन इससे करा दूंगा तो अपनी ये वीडियो और ये आज की ये वीडियो और इसका मैं एक वीडियो और अभी डालूंगा जिससे आपको लेट ना हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको सबको डिलीट करता हूँ, सबसे पहले इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसा सवाल कराऊंगा कि आपका ये पूरा सूत्र ही कंप्लीट हो जाएगा, कि आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही होगी ना इस सूत्र से, या तो याद करने में दिक्कत आ रही हो या किसी भी चीज से दिक्कत आ रही हो, सारी दिक्कत खत्म कर देना, ठीक है मेरे प्रिय भाइयों। ये कंप्लीट। अब अपन आगे आते हैं, आगे कुछ नहीं, इसी सूत्र, पहले इस सूत्र को एक बार उतार लीजिए, देखो पढ़ के सब याद हो जाएगा। आप सोचो कि एक बार में याद नहीं, ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है भाई, 3 से 4 बार आपको कम से कम, मैं मिनिमम बताऊंगा, दिल से अगर पढ़ोगे तो 1 साल में जाके कंप्लीट होगी, 1 साल में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। अगर तुमने कम से कम 5 6 4 5 6 घंटे रोज दिए, तो देखो ट्रांसफार्मर रेशो के बराबर याद करो N2/N1